सीएस हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, इनको गिरफ्तारी किया जा सकता है क्या? पहला क्वेश्चन, क्या इनको गिरफ्तार कर सकते हैं? यस, इनको भी गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी व्यापारियों के लिए जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। जी हाँ, बहुत बार हमारे पास हमारे जो क्लाइंट है वो हमसे पूछते हैं कि जीएसटी में ऐसी हम क्या गलती कर बैठे हैं कि हमको अरेस्ट होना पड़ जाए, जीएसटी में ऐसी क्या गलती हो जाए कि हमको फाइन देना पड़ जाए। ये सब के बारे में हमको बता दो ताकि हम उन चीज़ को ध्यान में रखेंगे और हमारे ऊपर कल कोई ऐसी नौबत ना आए कि हम उन जाने उन ऑफेंसेस को कर बैठें और हमको अरेस्ट होना पड़ जाए, हमको बहुत हैवी फाइन लग जाए, पेनल्टी लग जाए। तो आज के इस वीडियो में हम हर एक चीज़ को अच्छे से बारीकी से आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि अगर आप एक व्यापारी हो और जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी हो तो आपको किन गलतियों को नहीं करना है। जी हाँ, नहीं करना है, क्योंकि हाल फिलहाल आपने बहुत सारी न्यूज़ में देखी होंगी कि जीएसटी के बहुत बड़े बड़े फ्रॉड सामने आ रहे हैं, स्कैम सामने आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे व्यापारी इन्वॉल्व हो रहे हैं और फिर वो जेल जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो जेल ना जाए, उसको पेनल्टी ना देनी पड़े। तो इसी लक्ष्य को लेकर हम इस वीडियो को लेकर आए हैं आप तक पहुंचाने के लिए। छोटी सी विनती है, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने में कंजूसी ना करें और अपने बाकी सारे ऑफिशियल ग्रुप्स आपके सोशल मीडिया पे इसको जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है आपका जीएसटी के अंदर कब आपका गिरफ्तारी हो सकता है और उससे रिलेटेड जो आपके कुछ नियम्स वगैरह हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई एक होती है और एक होती है दंडात्मक कार्रवाई। मतलब यहाँ पर पहले क्या होता है कि हम कागजी कार्रवाई करके ही जो पेनल्टी वगैरह लेनी होती है वो ले लेते हैं और आपको रफा दफा कर देते हैं केस को। दूसरा होता है आपका पनिशमेंट देना, कि भाई आप गलती कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट भी देंगे ताकि आगे आप पनिशमेंट ना करें। तो देखिए, इस वाले कैटेगरी में क्या, प्रशासनिक कार्यवाही में क्या होता है, सामान्य जांच होती है, आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम वगैरह उसको जब्त कर लिया जाता है, अपने कस्टडी में ले लिया जाता है और जो टैक्स आपका बनता है उसकी वसूली कर ली जाती है। और यहाँ पर ये जो कार्यवाही ये सिर्फ संपत्ति और दस्तावेजों तक ही सीमित है। जो हमको डॉक्यूमेंट मिला, जो हमको प्रूफ मिला, उसके आधार पर जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आएंगे और अपना एक एनालिसिस करके आपको बाकायदा क्लैरिफिकेशन भी मांगेंगे आपसे। लेकिन अगर आप उसको क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए तो अपने हिसाब से यहाँ पर आपको फाइन लगाएंगे और आपका अपना टैक्स का जो वसूली है वो कर लेंगे। वही बात करते हैं हम दंडात्मक कार्यवाही की, तो यहाँ पर आपको गिरफ्तारी हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, प्लस आपके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है। ये कब होता है, जब आप गंभीर धोखाधड़ी करते हो। अगर गंभीर धोखाधड़ी करते हो तो वहाँ पर आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके ऊपर रोक लगाई दी जाती है। अगर आपको नहीं रोका गया तो आप और ज़्यादा फ्रॉड कर बैठते हो, इसीलिए आपको रोकना जरूरी हो जाता है। इसका उद्देश्य है अपराधियों को सजा देना, ना कि सिर्फ टैक्स वसूलना। क्योंकि अगर हम इससे टैक्स वसूल कर लिए, ये इसको खुला छोड़ दिए, तो कल ये फिर और गलती करेगा और बड़ा कांड करेगा। तो हमारे पास अगर जीएसटी डिपार्टमेंट के पास अगर ऐसे कुछ पुख्ता सबूत हैं कि नहीं भैया इसको रोकना जरूरी है, तो इसको हम इसकी जो पर्सनल जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर रोक लगाएंगे, इसको जेल में डालेंगे और इसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। इसको हम ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। जो जीएसटी का जो सेक्शन है वो आपका है सेक्शन 132, जिसे हम हिंदी में अगर बोले तो वो कहेंगे हम धारा 132 किसकी, सीजीएसटी एक्ट की। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट उसमें अपराध के बारे में बताया गया है कि आप कौन कौन से अपराध कर बैठते हो जो आपको नहीं करना है। अगर आपने वो अपराध किया तो फिर जीएसटी डिपार्टमेंट अच्छे से आपका फिर वसूली करेगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले और बहुत एक कॉमन जो आता है फ्रॉड, वो है आपका बिना चालान के, माफ कीजिएगा, बिना चालान के आपूर्ति। जी हाँ, यहाँ पर चालान के साथ साथ, चालान जब हम बोले तो इसको आप बिल के साथ भी रिलेट कीजिएगा। बिना बिल के आपूर्ति, टैक्स चोरी के इरादे से माल या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति लेकिन बिल न काटना। यहाँ पर आप क्या करते हो, आप माल बेच देते हो लेकिन बिल नहीं काटते, क्योंकि अगर बिल आपने फाड़ दिया, मतलब जो कस्टमर है उसके नाम पे बिल बना दिया, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है ना। ऑफिशियल रिकॉर्ड बन गया तो जितना आप जीएसटी उसे कलेक्शन किए हो वो सारा जीएसटी आपको सरकार को देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए समझिएगा, मान लीजिए कि मैं एक 100 रुपये का सामान बेचता हूँ जिसके ऊपर जीएसटी 18% के हिसाब से 18 रुपये लगेंगे, तो कुल मिला के बिल मेरा बन जाएगा 118 रुपये का। अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है, मैं 118 रुपये का बिल बनाऊंगा और उस 118 में ये जो 18 रुपये हैं ये मैं उस कस्टमर से एज ए जीएसटी कलेक्शन करूंगा और फिर उधर गवर्नमेंट को
पे कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कस्टमर से पैसे ले लेता हूँ लेकिन मैं ये बिल ही नहीं बनाता। अगर बिल ही नहीं बनाया तो कोई प्रूफ रहा ही नहीं कि मैंने जीएसटी लिया कि नहीं लिया, और अगर मैं बिल नहीं बना रहा हूँ तो गवर्नमेंट इसको ट्रैक नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर आप, ये एक सबसे बड़ा एक आप गलत काम कर रहे हो कि अगर आपने माल बेच दिया और बिल नहीं दे रहे हो तो। ठीक है, आपने एक मूवी भी देखी होगी, एक हमारे बॉलीवुड में एक अनिल कुमार की एक नायक मूवी आई थी, जहाँ पर जब वो एक दिन के लिए सीएम बनता है, वो जब गली गली घूमता है तो वो एक दुकान में जाके बिल मांगता है और पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करता है कि जो भी दुकानदार है उनसे बिल मांगिए जब आप सामान खरीदते हो। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि जब बिल बन जाता है तो वहाँ पर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो फिक्स हो जाती है और आपको सरकार को पैसा देना पड़ जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण हमने जो लिया है, एक व्यापारी 1 करोड़ रुपए का माल नगद में बेचता है लेकिन कोई भी जीएसटी बिल नहीं देता। तो ये एक हो गया आपका पहला केस। ऐसे मत कीजिएगा, अगर ऐसे करोगे तो फिर आपको फिर जीएसटी डिपार्टमेंट वाले भी अच्छे से ट्रीट करेंगे। दूसरा था फर्जी चालान या फिर फर्जी बिल। ये भी अपने आप में एक चैलेंज है जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए, बहुत माथामारी वाला काम है, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड, बहुत बड़े बड़े स्कैम यहाँ पर इसके तहत हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, माल या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना ही चालान या बिल जारी कर देना। एक फर्जी, जैसे शेल कंपनी, एक फर्जी कंपनी बनाई जाती है जो सिर्फ कागजों पर ही करोड़ों का माल बेचती है, बिल काटती है, जबकि एक्चुअल में कोई भी माल ट्रक में जाता ही नहीं है। फेक इनवॉइसिंग इसे कहते हैं, फेक इनवॉइसिंग स्कैम। ठीक है, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं और जो लोग व्यापारी हैं और जीएसटी इनका है, वो इस चीज़ से बहुत अच्छे तरीके से अवगत होंगे, उनको पता होगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज जो इसका यूज़ करके, इस वाले धोखाधड़ी का यूज़ करके, इस्तेमाल करके अपनी खुद की टैक्स लायबिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते हैं। अगर आप भी ऐसे कर रहे हो तो देखिए सेक्शन 132 आपको ये करने के लिए मना कर रहा है। आप ऐसे करोगे तो ये गलत होगा और फिर डिपार्टमेंट वाले आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तब रोइएगा मत कि मेरे पास तो सब कुछ है, देखो बिल भी दिखा रहा हूँ मैं, मेरे पास माल आया था। नहीं होगा ऐसे। अगर डिपार्टमेंट ये चीज़ प्रूफ कर देता है आप फिर फंस जाओगे, मत कीजिएगा। दूसरे अगर हम अपराध की बात करें तो आपका आता है गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, भैया आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए था 18 रुपये का, लेकिन आपने क्या किया, 36 रुपया ले लिया और अपना टैक्स लायबिलिटी को कम कर दिया। ठीक है, अगर आपको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, कैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको लिंक में और डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो दे दूंगा जहां पर हमने इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को बहुत विस्तार में समझाया है, जो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये कंसेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको पता होगा। चलिए, तो अगर आपने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, कैसे ले रहे हो, आप फर्जी बिल का जुगाड़ कर रहे हो और आप सरकार से गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो और अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर दे रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो फर्जी बिल का उपयोग करके टैक्स देनदारी कम करना या रिफंड का दावा करना, ये गलत होगा और आप ये कांड मत कीजिएगा। उसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट आपका एक अपराध आता है कि टैक्स जमा न करना। मतलब आप ग्राहक से तो पैसे ले रहे हो लेकिन सरकार को नहीं दे रहे हो। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए आप कस्टमर से पैसे ले लिए, अब आपके पास जब पैसा आ गया, अब आप उस पैसे को कहीं और खर्च कर दे रहे हो या आप सरकार को देना नहीं चाह रहे। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो भैया आपने आम पब्लिक को लूटा है। पब्लिक से आपने जीएसटी कलेक्शन कर लिया और सरकार को भी नहीं दिया, मतलब सरकार के नाम पे आपने कलेक्शन किया ना, और आपने सरकार को ही नहीं दिया, तो सरकार का ईगो बहुत हर्ट हो गया। प्लस आपने कस्टमर लोगों को चीटिंग किया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ग्राहकों से जीएसटी वसूलना लेकिन उसे 3 महीने से अधिक समय तक सरकार को जमा न करना, तो ये भी अपने आप में एक अपराध है। आपको ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे करोगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, जीएसटी में जो अपराध हैं वो 2 प्रकार के अपराध होते हैं। एक होता है आपका कॉग्निजेबल, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल अर्थात असंज्ञेय अपराध। क्या होता है कॉग्निजेबल, मतलब जब आपने टैक्स का जो चोरी, आपने जो फ्रॉड किया है उसमें जो टैक्स का अमाउंट इन्वॉल्व है, वो अमाउंट अगर 5 करोड़ से अगर अधिक है तो ये आपका कॉग्निजेबल अपराध के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब इसमें गिरफ्तारी वारंट, इस वाले केस में बिना वारंट गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि आप बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हो और अगर हम वारंट का इंतजार करते रहें तो भैया हो सकता है आप और ज़्यादा फ्रॉड करके सरकार को नुकसान कर सकते हो, पहुंचा सकते हो। इसीलिए बिना वारंट के भी यहाँ पर आप गिरफ्तारी कर सकते हैं अगर आपने फ्रॉड बहुत बड़ा किया हो तो।
रही बात जमानत की, तो भैया ये गैर जमानती आपका होता है, ये नॉन बेलेबल वारंट यहाँ पर होगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ही आपको जमानत मिलेगी, नॉर्मल डिपार्टमेंट के थ्रू आपको जमानत नहीं मिल सकती। और इसकी अगर गंभीरता की बात करें तो ये अत्यधिक गंभीर और आर्थिक अपराध है, बहुत बड़े रूप में आप ये अपराध करो, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स का अमाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो बहुत नुकसान, आप आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हो सरकार को, तो ये बहुत गंभीर अपराध है। अगर ऐसे करते हो बिना वारंट के ही, बिना देर किए आपके ऊपर वो अरेस्ट कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं दूसरे अपराध की, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल। तो यहाँ पर अगर अपराध आपका 5 करोड़ रुपए तक का है तो इसे बहुत बड़ा अपराध नहीं बोल सकते, लेकिन ये अपराध है, ऐसा इन्होंने कहा है। और यहाँ पर अगर आपको गिरफ्तारी करनी है तो भैया वारंट आपको जरूरी है। और कैसे होगा वारंट, जब आप उसको करने जाओगे गिरफ्तार, तो जो कमिश्नर है वो आपका लिखित तौर पे देगा कि भैया चलो इसको अरेस्ट कर लो, अगर वो नहीं दे रहा है लिखकर तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। जमानत की बात करें तो यहाँ जीएसटी अधिकारी जो है, डेप्यूटी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर, ये आपको जमानत दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको कुछ श्योरिटी उनको देनी पड़ेगी, आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे, बॉन्ड देना पड़ेगा, तो उसके आधार पे फॉर द टाइमिंग एक बार आपको वो बेल दे सकते हैं, लेकिन केस आपका चलेगा पूरा क्लेरिफिकेशन तक। और यहाँ पर ये इसको अगर बात करें कॉग्निजेबल के कंपैरिजन में तो इसको कम गंभीर माना गया है। तो ये 2 प्रकार के आप अपराध कर बैठते हो जाने अनजाने, जो कि आपको नहीं करना है। अब आते हैं सेक्शन 69 में, जो आपका है गिरफ्तारी का अधिकार। जी हाँ, अब यहाँ पर क्या होगा, गिरफ्तारी कब कर सकते हो, ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी जीएसटी ऑफिसर आपको तभी गिरफ्तार कर पाएगा जब उसके पास ठोस सबूत होंगे और उसका तथ्य होंगे, कि ऐसे नहीं कि मेरी उससे पर्सनल दुश्मनी है और मैं जीएसटी ऑफिसर हूँ, चलो मैं तुमको गिरफ्तार कर लेता हूँ, ऐसे नहीं होगा। या फिर अचानक से किसी का फ़ोन आया है मेरे पास और बोला कि सर वो बहुत फ्रॉड कर रहा है, आप उसको अरेस्ट कर लो, तो सिर्फ कि एक ऐसी अफवाह अगर उड़ी, अफवाह के आधार पे मैं उसको अरेस्ट नहीं कर सकता, या कोई पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए उसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक जीएसटी ऑफिसर हैं और आपको अगर किसी एक पर्सन को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है, क्या, ठोस सबूत, उसके खिलाफ ठोस पक्के सबूत आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। एंड दूसरा चीज़, मात्र संदेह, अफवाह या सामान्य जाँच पर आधारित आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, आप वहां पर गए और मेरे को डाउट लगा कि यार इतनी दुकान में उसकी भीड़ होती है फिर भी मतलब ना पक्का कुछ गड़बड़ करता होगा, चलो इसको हम अरेस्ट कर लेते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये एक अच्छी चीज़ है किसके लिए, जो टैक्स पेयर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गिरफ्तारी केवल कमिश्नर का अधिकार है, अगर कमिश्नर अगर चाहेगा तो ही वो गिरफ्तार कर सकता है। मान लीजिए आपका कोई छोटा जूनियर लेवल का कोई अगर आपका जीएसटी ऑफिसर है और वो आपको अगर अरेस्ट करने आए या बिना किसी परमिशन के आए और बोला कि मैं जीएसटी ऑफिसर हूं, तुम गलत काम कर रहे हो, चलो तुमको अरेस्ट करता हूं, तो ऐसे नहीं होगा। गिरफ्तारी का आदेश केवल कमिश्नर दे सकता है, कोई आम अधिकारी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बीच में एक स्कैम कुछ लोगों ने किया था, जो जीएसटी अधिकारी बनके, फर्जी जीएसटी अधिकारी बनके दुकानों में जाके एक पेपर प्रिंट आउट कर लेते थे, फर्जी स्टाम्प लगा के बोलते थे कि देखो भैया ये आपका अरेस्ट वारंट है, आपको अरेस्ट करने आए हैं, हम जीएसटी विभाग से हैं। बेचारा आदमी, व्यापारी डर के मारे बोलता सर माफ़ कर दो, गलती हो गई, कुछ ले दे के रफा दफा कर दो, और वो इस तरीके से बहुत लोगों को लूटा गया था। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, और अगर आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है तो कमिश्नर का ही अधिकार होगा। कोई ऑफिसर अगर आया भी है तो कमिश्नर उसको ऑथराइज करेगा कि जाओ उसको अरेस्ट करके लेके आओ, कमिश्नर का ऑर्डर होना जरूरी है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया जीएसटी में कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले लिखित प्राधिकरण, कमिश्नर द्वारा जांच अधिकारी को गिरफ्तारी का लिखित आदेश जारी करना। सबसे पहले कमिश्नर क्या करेगा, जो आपका जांच अधिकारी है उसको लिखित तौर पे बोलेगा चलो ठीक है, मैंने उसको एनालिसिस कर लिया है, मुझे भी लग रहा है कि ये आदमी को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है वरना ये और ज़्यादा कांड करेगा। तो हमने उसको क्या किया, एक ऑफिसर को कमिश्नर ने ऑथराइज कर दिया। फर्स्ट, ये सबसे पहला आपका हो गया पहला स्टेज किसी भी पर्सन का गिरफ्तारी का जीएसटी नियम के अंदर। उसके बाद गिरफ्तारी निष्पादन, ये क्या होगा, जो नामित जीएसटी अधिकारी द्वारा व्यक्ति को हिरासत में लेना, मतलब जिस जीएसटी अधिकारी को नॉमिनेट किया गया है जीएसटी कमिश्नर द्वारा, वो इंसान, वो नॉमिनेटेड जीएसटी ऑफिसर उस आदमी को हिरासत में लेगा। पहले क्या किया, पहले अप्रूवल लिया कि मैं जीएसटी ऑफिसर हूं, मैं जाऊंगा उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो हे कमिश्नर आप मुझे ऑथराइज करो, मुझे नॉमिनेट करो, लिखित तौर पे लिख के दो, क्योंकि जब मैं वहां अरेस्ट करने जाऊंगा मुझसे पूछा जाएगा कि भैया वारंट वगैरह दिखाइए, तो हम उसको वारंट दिखा सकेंगे।
उसके बाद कारणों की सूचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका जो जीएसटी व्यापारी है उस व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पॉइंट है कि भैया मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। मान लीजिए मैं एक जीएसटी व्यापारी हूँ, तो मुझे अगर आप एक वारंट के आधार पर गिरफ्तार करने आए हो, मुझे कारण तो बताओ क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि क्या वाकई में कोई गलती के कारण मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है या कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, गिरफ्तार व्यक्ति को उसी समय, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी समय गिरफ्तारी का कारण बताना है और आधार बताना है। ये आपका कानूनन हक है। ऐसे नहीं कि बस हम उसकी दुकान में चले गए, लाओ यू आर अंडर अरेस्ट, हाथ में कट चलो, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। आपको उसी समय उसको गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। और साथ ही साथ अब अगर उसको अब गिरफ्तार करके जेल लेके चले गए तो बेचारा अपने आप को छुटाएगा कैसे, जब तक किसी बाहर वाले से बात नहीं करे, जब तक अपने एडवोकेट से बात ना करे। तो यस, ऐसे में आपको ये एक और अधिकारी में एक और मिलता है कि आप अगर चाहो तो अपने जो आपका एडवोकेट है उससे आप बात कर सकते हो। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मजिस्ट्रेट के सामने आपकी पेशी होगी, वो भी अगले 24 घंटे के अंदर। संज्ञेय अपराध होने के 24 घंटे के भीतर जज के सामने आपको पेश करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप उसको गिरफ्तार करके 5-6 दिन तक हवालात में रख लिए, नहीं, आप उसको डरा के मेंटल टॉर्चर कर रहे हो, नहीं, आपको 24 घंटे के अंदर जज के सामने उसको लेके जाना कंपलसरी है। तो ये पूरी गिरफ्तारी की प्रक्रिया आपकी होती है, फिर जज उसका निर्णय सुनाएगा कि क्या करना है। अब बात करेंगे जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार क्या है और बचाव के लिए वो क्या कर सकता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कारण जानने का अधिकार। जी हाँ, जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है वो गिरफ्तारी के समय ही स्पष्ट कारण जानने का मौलिक अधिकार है उसके पास, कि मुझे बताओ, कारण बताओ कि किसके कहने पे आपने ऐसे किया, या फिर किस बेसिस पे आपने किया, किस ग्राउंड पे किया, प्रूफ दिखाइए मुझे, मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। तो ये उसका अधिकार जानने का एक उसका एक राइट है। दूसरा, अगले 24 घंटे में आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और उससे ज़्यादा अगर आप पुलिस कस्टडी या जीएसटी कस्टडी में रख रहे हो तो ये अवैध है। इसके आधार पे ये कहा गया कि वो अवैध है, आप उसको नहीं रख सकते। और दूसरा चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, कानूनी सलाह, कि वो जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो अपने वकील से मिलने और बचाव की तैयारी करने का अधिकार रखता है। तो ये हो गई बात हमारी गिरफ्तार व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो महत्वपूर्ण क्या है, देखिए एक चीज़ ये बहुत जानना जरूरी है सभी लोगों को, महत्वपूर्ण क्या है, गिरफ्तारी का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं है। हो सकता है किसी गलत कारण से हमने उसको गिरफ्तार कर लिया हो, अगर किसको गिरफ्तार किए तो ये प्रूफ नहीं हुआ कि वो दोषी है। दोषी है कि नहीं वो कौन बताएगा, वो हमारे जज साहब बताएंगे, ठीक है। तो निर्दोष होने का अनुमान तब तक लागू रहता है जब तक अदालत फैसला न दे। जी हाँ, वो निर्दोष भी साबित हो सकता है, इसका ये मतलब होता है। अब बात करेंगे कि अगर गिरफ्तार हो गए तो जमानत का क्या सिनेरियो है। तो जमानत को हम समझेंगे, एक होता है नॉर्मल जमानत, एक होता है आपका अग्रिम जमानत, ठीक है। तो देखिए नियमित, ये जो जमानत है ये नियमित रेगुलर जो जमानत होती है उसके बारे में, ये गिरफ्तारी के बाद ली जाती है। जमानती अपराध, अगर 5 करोड़ से कमती का अगर है तो उस केस में जीएसटी अधिकारी जो है वो खुद बॉन्ड भरवाकर छोड़ सकते हैं आपको। और अगर गैर जमानती है तो वहाँ पर कोर्ट जाना अनिवार्य है, तब आपको कोर्ट ही वहाँ पर आपको निर्णय सुन के बेल दे सकती है। दूसरी होती है अग्रिम जमानत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कान खोल कर सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो, ये आपके बहुत काम आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको पहले से आभास हो जाता है कि शायद कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, तो हो सकता है कि वो कुछ करके आपको गिरफ्तार करवाने की कोशिश करे। तो आप अगर गिरफ्तार हो जाओगे, आप अगर अंदर चले जाओगे तो बहुत सारे चीज़ों में आप रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो वैसे में आप क्या कर सकते हो, पहले से ही जाके अग्रिम जमानत ले सकते हो पहले से, ठीक है। तो ये गिरफ्तारी के पहले से एक सुरक्षा कवच की तरह आपका काम करता है। यदि किसी व्यक्ति को जीएसटी जांच के दौरान गिरफ्तारी का डर है तो वह सीधे हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत मांग कर सकता है, और फिर उसके बेसिस पे उसको वो प्रोवाइड किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि फैक्ट क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है। ये है अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे जैसे जो और हज़ारों लाखों लोग जो टैक्स एडवोकेट हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या कंपनी सेक्रेटरी या सीएमए कोई भी हैं जो एक कंसल्टेंट है और जो आपके बिहाफ में आपका रिटर्न फाइल करते हैं। तो बीच में ऐसी खबर आई थी कि एक जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ पे रेड डाली, और वहाँ पर उसको, क्योंकि वो एक किसी क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व था, उसका उसका जीएसटी वगैरह वो रिटर्न फाइल करता था, तो ऐसे केसेस में उसके यहाँ रेड डाली। तो ऐसे में जो प्रोफेशनल्स हैं
वो लोग डर गए कि यार ऐसे तो हम किसी काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज हम किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, कल वो क्लाइंट कुछ भी अपने अपने खुद के हिसाब से कुछ गलत कर बैठा, और कल अगर डिपार्टमेंट आके मेरे ऑफिस में अगर धरना देके बैठ गया, तो फिर मैं नॉर्मल काम क्या करूंगा, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, मैं कैसे करूंगा। तो ये चीज़ बहुत एक जरूरी चीज़ है जिसके ऊपर हमें क्लैरिफिकेशन लेकर आए हैं। तो देखिए कि जो पेशेवर हैं जिसे गिरफ्तार कर सकते हैं, यस, इनको भी गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन कब? लेकिन तभी जब अपराध में उनकी सक्रिय और जानबूझकर भागीदारी हो, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। यस, ये भी बहुत एक दुर्भाग्य की बात है जो देखा गया है पिछले 8 सालों में, कि ऐसे बहुत सारे स्कैम में जो क्लाइंट फंसा है उसमें उसका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी इन्वॉल्व रहता है, जो कि वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हो, वहाँ पर आपको एक पेपर में पढ़ाया जाता है एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स में बताया जाता है कि आपको ऐसे नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी क्योंकि है तो आखिरकार इंसान पहले, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाद में बना, तो इंसान लालच में आ गया, लालच में आके कांड कर बैठा। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ईमानदारी से कमाइए और अच्छे से रहिए। तो देखिए, तो अगर एक कंसल्टेंट है, कोई सीए है, तो उसको भी हम अरेस्ट कर सकते हैं तब जब वो उस अपराध में एक्टिवली इन्वॉल्व हो या जानबूझकर वो उसमें करवा रहा हो। तो क्वेश्चन क्या आता है कि भैया आपका इंटेंशन भी उसमें देखा जाएगा। तो देखिए, सिर्फ क्लाइंट को सामान्य सलाह देना या उनके दिए गए डेटा के आधार पर रिटर्न फाइल करना अपराध नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस अपना ये एक सेफ्टी पॉइंट को प्रूव करना है कि भैया मैंने जो रिटर्न फाइल किया, मेरे क्लाइंट ने मेरे को रिटर्न दिया, मान लीजिए आपको टैली का डेटा देगा या बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डेटा देगा, तो ऐसे, या एक्सेल सीट में डेटा देगा, आपको क्लाइंट ने डेटा दिया, आप उस डेटा के आधार पर उसका रिटर्न बना रहे हो, और रिटर्न जब बना रहे हो तो रिटर्न बना के फिर आप क्या करते हो, बस अपलोड करते हो और उसका काम करते हो। ऐसे में भैया आपको क्या पता कि एक्चुअल में वो सेल्स उसकी हुई है कि नहीं हुई, कि सिर्फ कागजी सेल्स है, इसमें आपको कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आपका इन्वॉल्वमेंट प्रूव हो जाता है कि नहीं, आपने ही क्लाइंट को उकसाया था या आपने ही क्लाइंट को बताया था कि आप ऐसे फर्जीवाड़ा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो भैया फिर आपकी भी खैर नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि पेशेवर जो है वो धोखाधड़ी की जानकारी थी और उसने ये इसमें सक्रिय शामिल था। तो जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि भैया आप प्रूफ करो कि वो प्रोफेशनल कैसे उसमें इन्वॉल्व था। ठीक है, अगर जानबूझकर धोखाधड़ी होगी तो गिरफ्तारी होगी, अन्यथा नहीं होगी। नॉर्मल आप अगर आप दे रहे हो, क्लाइंट को सलाह दे रहे हो, कंसल्टेंसी दे रहे हो, तो यहाँ पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो देखिए, आपका जो मेन आपराधिक मनस्थिति देखी जाएगी कि आपका इंटेंशन क्या था। आपका इंटेंशन था फ्रॉड करने का, चलो जेल। आपका इंटेंशन कुछ ऐसा था ही नहीं, सिर्फ जो डेटा मिला उसके आधार पर आपने रिटर्न तैयार करके रिटर्न फाइल किया, आपको कोई जेल नहीं होगी। तो देखिए, ये भी एक दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी मान लीजिए आपके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो रही हो और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो कौन से ऐसे ग्राउंड हो सकते हैं जहां पर जो आधिकारिक क्षेत्र में दोष पाया जा सकता है। मतलब जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो आपके खिलाफ कार्यवाही करी है, जो आपको गिरफ्तार किया है, उसके प्रोसेस में ही अगर गड़बड़ी है, कौन कौन से केस में हो सकता है और आप फिर बच सकते हो। तो सबसे पहला देखिए, प्रॉपर ऑफिसर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कार्यवाही करने वाला अधिकारी के पास कानूनी अधिकार था? जी हाँ, जो जीएसटी ऑफिसर आपके यहाँ पर आया, क्या कमिश्नर ने, जीएसटी कमिश्नर ने उसको ऑथराइज किया था कि आप जाइए इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए और इसको गिरफ्तार करके आइए? ये जानना जरूरी है। मान लीजिए कमिश्नर से मैं एक जीएसटी ऑफिसर हूँ, मुझे कमिश्नर ने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है और मैं क्या किया, मैं अपने ही कुछ मेरे रिसोर्सेस है जिससे मुझे पता चला कि वो आदमी जो है वो गलत काम कर रहा है, तो मैं उसके यहाँ पहुँच गया उसको अरेस्ट करने के लिए और उसको अरेस्ट करके लेके भी आ गया। तो यहाँ पर ये जो एक प्रोसेस हमने किया उसको अरेस्ट करने का, वो प्रोसेस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर मैं जो एक जीएसटी नॉमिनेटेड पर्सन जो ऑफिसर हूँ, मेरे पास कोई भी ऑथराइजेशन मेरे ऊपर वाले कमिश्नर से नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, क्या कमिश्नर से लिखित अनुमति ली गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिश्नर को पता ही नहीं और आप उसको मनमर्जी उठा के ले आ रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। और दूसरा, रीजन टू बिलीव, कि आपने जिसको गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने का जो ऑर्डर भी दिया है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या बिना सबूत केवल शक के आधार पर कार्रवाई हुई है? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, गिरफ्तारी। आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पूरे से चर्चा से निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि यदि इनमें से कोई भी एक आधार टूटता है तो अदालत पूरी तलाशी, गिरफ्तारी और मुकदमे को अवैध घोषित कर सकती है। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ कोर्ट के जजमेंट्स को देखेंगे।
जहां पर हर केस में कोर्ट ने अलग अलग सिचुएशन को देखते हुए अपना निर्णय सुनाया था। हम बात करेंगे पीवी रमन्ना रेड्डी का केस की, जहां पर क्या हुआ था कि गंभीर धोखाधड़ी जैसे फर्जी बिल वगैरह का मामला था, तो ऐसे में टैक्स असेसमेंट पूरा होने से पहले ही हम गिरफ्तारी कर लिए थे। तो ये पॉसिबल है कि आपका असेसमेंट हो रहा है और पता चल कि आप बहुत बड़ा बड़ा कांड कर रहे हो और भी बड़े और कांड कर सकते हो, भैया इसको पहले गिरफ्तार करो, तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या बोला था कि भैया आप मेरे असेसमेंट तो खत्म करो, असेसमेंट खत्म करो, पूरा प्रूफ करो, फिर तो आप मेरे को गिरफ्तार करो, इसका ये कहना था। लेकिन नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं भैया कर सकते हैं। दूसरा, जयचंद्रन एलओए का केस, यहाँ पर क्या हुआ था, गिरफ्तारी का इस्तेमाल टैक्स वसूली के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता, इसे केवल ठोस सबूतों के आधार पर होना चाहिए। जहाँ पर ये वही बोला गया कोर्ट ने कि भैया आप सिर्फ ना टैक्स कलेक्शन, अब मान लो कोई जीएसटी ऑफिसर आपको बोला कि भैया टैक्स पैसा दे दो, आप नहीं दिए, फिर उसने क्या किया, वो आपको आके अरेस्ट कर लिया कि चलो अब तो तुमको देना ही पड़ेगा, तुम जेल चलो, तो ऐसे में डर जाएगा वो और आपको पैसे दे देगा। अगर आप ये मेंटेलिटी रख के उसको गिरफ्तार कर रहे हो कि नहीं भैया हमको तो टैक्स का पैसा वसूल करना है, तो ये गलत हो जाएगा। आपके पास पक्के सबूत होने चाहिए, तभी आप उसको क्या करोगे, गिरफ्तार करोगे। क्योंकि अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो, अगर किसी को गिरफ्तार कर रहे हो तो पूरे सोसाइटी में उसकी एक अलग ही नेगेटिव इमेज बन जाती है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी इंसान का ऐसे आप अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करके गलत उसका बेचारे का कर दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर एक और केस आता है आपका सुप्रीम कोर्ट का केस है, जो आपका सपना जैन वाला केस है। इसमें क्या हुआ था कि वो अग्रिम जमानत ले ली थी। तो जीएसटी मामलों में भी अग्रिम जमानत संभव है, अदालतें हर केस के तथ्यों के आधार पर इसका निर्णय करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसले थे। अब इस पूरे पेज में हमने आपको क्या दिया है कि अलग अलग सिचुएशन में कब आपका कितना क्या फाइन लगेगा, क्या आपको जेल हो सकती है। तो बाकी तो सब हमने डिस्कस कर दिया है, बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपका जो फ्रॉड है वो अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर अधिक कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर केसेस चलेगा, पनिशमेंट होगा और मिनिमम 5 साल की जेल वहाँ पर होगी ही। और सिमिलरली अगर आपका ये जो आप देख रहे हो बारी एक्चुअली टैक्स अमाउंट का है, अगर आपका टैक्स अमाउंट 5 करोड़ से ज़्यादा हो जा रहा है तो कंपलसरी आपकी गिरफ्तारी है, और 5 करोड़ से कमती भी है अगर है तो ये थोड़े गंभीर आरोप अगर ये भी हैं तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, जितना अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट है उसके हिसाब से आपको जेल की सज़ा सुनाई जा सकती है, प्लस जो अभी फ्रॉड किए हो वो पैसा आपको तो चुकाना पड़ेगा ब्याज सहित। ठीक है, तो पूरा हमारा आज का चर्चा से जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो एक संतुलित बैलेंस हमको एक दृष्टिकोण रखना है, क्या कि सख्त प्रवर्तन हमको क्या करना है कि जो जो गलत काम कर रहे हैं उनको हमको रोक लगानी है, और साथ ही साथ जो बेचारे व्यापारी हैं उनको भी हमको नुकसान नहीं पहुंचाना, उनको भी हमको कानूनी बचाव देना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जीएसटी में आप क्या गलत काम करोगे जिससे आपको गिरफ्तारी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको आगे शेयर जरूर से करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।